तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की, और आज का जो टॉपिक है वो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात कर ली थी, जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत था, और टाइम पीरियड के बारे में बात कर ली थी, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके उस बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी में इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पे लाया? कलकत्ता लाया। ठीक। 1772 में इसने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। कौन होता था? कलेक्टर जो होता था मुख्य न्यायाधीश होता था। कौन सी? ये दीवानी अदालतों में। और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय में क्या करता था? कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 अध्यक्ष रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे, जिससे ज़िले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। तो फ़िलहाल ये पॉइंट पढ़ लीजिए, पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, एक बार पढ़े रहेंगे तो सही रहेगा। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किए जाते थे। तो ये कानूनों के लागू होने की बात हो गई। तो इसके बाद अगला है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को क्या किया? समाप्त कर दिया। तो 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया, और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। ठीक, ये हो गया। अब 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अनुवाद जो है एक कोड ऑफ जेंटिव लॉज के नाम से हुआ, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया, और इसी के समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक। इसके बाद विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। ठीक। और इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसके बाद इसने मुग़ल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी, और इसी के समय में ये पॉइंट याद करने लायक है कि इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, ठीक, द बंगाल गजट, ठीक, भारत का पहला समाचार पत्र था, और किसने प्रकाशन किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
1774 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, ठीक, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी के तहत 1774 में कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और इसमें क्या था, एक जो था मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश में सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य में नाम आता है चैम्बर्स, लिमिंस्टर एवं हाइट का, ठीक। तो ये है इसमें, और फिलहाल इतना ही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 में, एवं दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए, ठीक। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 में एवं दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की मंगलोर की संधि 1784 में 84 के द्वारा समाप्त हुए। मतलब ये युद्ध इन संधियों के द्वारा समाप्त हुए। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो युद्ध बताए नहीं गए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो फिर वॉरेन हेस्टिंग कह सकते हैं। 1773 के बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 आया, ठीक, वॉरेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ। और इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग के संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर एक महाभियोग चलाया गया, ठीक, महाभियोग चलाया गया। परंतु 1795 में इसे क्या किया गया, आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगो थे उनके कागजों की देखभाल करना था। और इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई है। किसकी, जेम्स ग्रांट। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ठीक, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो है सर जॉन मैकफर्सन। तो इनमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।